नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एडजस्टमेंट के इस अध्याय में अभी तक हम लोग अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान, देनदारों पर लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान और महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम और डिप्रिसिएशन, इस तरह के समायोजनाओं को पढ़ चुके हैं। कुछ और समायोजनाएं जो अभी हमें पढ़नी है क्रम में है माल अथवा संपत्ति का दुर्घटना से नष्ट होना। तो अगर कोई माल दुर्घटना से नष्ट हो जाता है तो जितना माल, जिस कीमत का माल दुर्घटना से नष्ट हुआ है उससे परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है। और चूँकि ये दुर्घटना से लॉस हुई है, जब दुर्घटना होगी, माल नष्ट होगा तो लॉस होगी ना, लॉसेस सारे होते हैं डेबिटेड। तो लॉस है वो भी दुर्घटना से है तो खाता एक खुलेगा जिसका नाम होगा लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट। तो जब कभी भी माल दुर्घटना से नष्ट होगा तो आप एंट्री करेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। मुझे लगता है ये बात समझ गए होंगे। नरेशन अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट एडजस्टेड। ठीक है। अगर आपने माल का बीमा कराया हुआ है तो बीमा कंपनी जो होगी वो कभी कभी वास्तविक हानि से कम रकम का दावा स्वीकार करती है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका माल वास्तविक हानि, जो माल नष्ट हुआ है 1 लाख का, तो आपकी वास्तविक हानि तो 1 लाख हुई। और अगर बीमा कंपनी ने केवल 80,000 रुपये क्लेम के तौर पे स्वीकार किया, यानी कि दावा स्वीकार किया, क्लेम स्वीकार किया, तो 20,000 तो आपका लॉस हो गया ना। 1 लाख का माल नष्ट हुआ था, बीमा कंपनी ने केवल 80,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, तो 20,000 आपकी हानि हो गई। तो हानि को हम लाभ हानि खाते में अंतरित करेंगे। अगर बीमा नहीं कराया गया है तो कुल हानि जो होगी वो लाभ हानि खाते में पूरी की पूरी हस्तांतरित हो जाएगी। तो पहली एंट्री तो होनी ही है। दूसरी एंट्री, अगर बीमा नहीं है मान लिया, तो आप क्या करेंगे, यही लॉस बाय एक्सीडेंट जो है इसको आप क्रेडिट कर देंगे पूरे से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरी रकम डेबिट हो जाएगी। लेकिन मान लिया इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, तो जितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है उतने से इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर हो गई, देनदार हो गई कि ये देगी आपको। तो इंश्योरेंस कंपनी को आप डेबिट कर देंगे एज डेटर, और बाकी का जो डिफरेंस रहा वो आपका लॉस है। जैसे मैंने अभी बताया कि मान लिया 1 लाख का माल नष्ट हुआ तो लॉस बाई एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट करोगे 1 लाख से, परचेजेज अकाउंट भी 1 लाख से क्रेडिट होगा क्योंकि 1 लाख का माल नष्ट हुआ। इसके बाद में आप लॉस बाई एक्सीडेंट पूरा 1 लाख से क्रेडिट करोगे। अगर बीमा नहीं है तो पूरा का पूरा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा 1 लाख जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बीमा आपने करा रखा है, तो बीमा अगर आपने करा रखा है तो मान लिया 80,000 क्लेम मिला इंश्योरेंस कंपनी ने, तो 80,000 आप इंश्योरेंस कंपनी के आगे लिखोगे। 1 लाख का माल था आपका तो क्रेडिट में तो 1 लाख आएगा, लॉस है ना, और 20,000 आपका ये एक्चुअल लॉस हो जाएगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलो उदाहरण से समझते हैं। एक व्यापारी की दुकान में आग लग गई है। वहाँ पे कुछ संपत्तियाँ थीं, जैसे 250 का फर्नीचर था, 4,000 के मूल्य की मशीन थी, 5,750 की लागत का माल कुल मिलाकर के नष्ट हो गया पूरा। तो ये तो फर्नीचर और मशीन थी और माल था 5,750 की लागत का। व्यापारी ने इन सभी वस्तुओं का बीमा करा रखा था। बीमा कंपनी ने संपूर्ण हानि के लिए 8,500 का दावा एक्सेप्ट किया। अब आप देखिए अमाउंट तो ज़्यादा है, ये 5,000, 4,000, लगभग 10,000 का है कुल मिला के। लॉस बाई फायर अगर आप मिला के देखते हैं तो फर्नीचर, मशीन, परचेजेस यानी कि गुड्स जितने का नष्ट हुआ है उतना सब क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब नष्ट होगा तो ये कम होगा। संपत्तियां जब कभी भी कम होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं, ध्यान रखिएगा, इट्स अ रूल। ओके। जब भी संपत्तियां कम हों, चाहे वो बेची जा रही हों इस वजह से कम हो, चाहे वह नष्ट हो गई हों इस वजह से कम हो, दे आर ऑलवेज टू बी क्रेडिटेड। दैट्स वाई यू हैव क्रेडिटेड फर्नीचर अकाउंट, machine account and purchases account, and then you can see the loss of these assets is basically a loss, and this loss is not due to accident as it was in the first example. This loss is due to fire, आग की वजह से है।
So this loss is to be debited here with the name loss by fire account debit. Okay, loss by fire account debit. The total of the three amounts 10,000, and you can see in the second entry, as insurance company has accepted only a claim of rupees 8,500. So insurance company account is to be debited with this much amount 8,500, and since the actual loss was of rupees 10,000, so loss by fire is credited here with 10,000, and you can see the difference that is still to be transferred to profit and loss account is 1,500. Okay, narration for claim accepted by insurance company and the balance transfer to profit and loss account. बहुत आसान है, मुझे लगता है समझ भी गए होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले एडजस्टमेंट की तरफ। प्रबंधक का कमीशन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों और खूब पूछा भी जाता रहा है। प्रबंधक यानी मैनेजर और उसका कमीशन, ये दो तरह से दिया जाएगा। एक तो जब लिखा हो कि कमीशन मैनेजर का जो होगा वो कमीशन देने से पहले का जो लाभ होगा उस पर लगाया जाएगा। इसका उदाहरण समझ लीजिए। इसमें ऐसे लिखा होगा कि रुपये 10 लाख के लाभ पर 10% कमीशन देना है। तो जब कुछ ना कहा जाए तो यही मानेंगे कि कमीशन जो है वह पूर्व लाभ पर दिया जाएगा। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपको सीधे सीधे लाभ हानि खाता जब आप बनाते हैं तो लाभ हानि खाता P&L अकाउंट जो बनता है अकाउंट के फॉर्मेट में, तो आपको पता है बच्चों अकाउंट के फॉर्मेट में इधर इनकम्स आती हैं, ढेर सारी इनकम्स होती हैं, सब लिख ली जाएंगी। इधर एक्सपेंसेस होंगे और जो भी एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे इनकम साइड का टोटल हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं और एक्सपेंसेस साइड का जो टोटल होता है इनकम साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा होता है ऐसा माना जाता है। तो जितना होगा वही टोटल यहाँ लिख लेंगे और एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो घटाते हैं। सपोज़ इनकम साइड का टोटल था 1 लाख और एक्सपेंस साइड का टोटल है 80,000, सारे एक्सपेंसेस जोड़ लिया तो 20,000 जो आपका डिफरेंस आता है, डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ इनकम साइड एंड द टोटल ऑफ एक्सपेंस साइड, यू कैन से द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो डिफरेंस होगा इस डिफरेंस को आप बोलते हैं कमीशन घटाने से पूर्व का लाभ। अब ये जो 20,000 आया है इसी 20,000 का सीधे सीधे 10% निकाल लिया जाएगा जो मैंने एग्जाम्पल बताया। लेकिन अभी चलो इनका एग्जाम्पल देखते हैं। इनका एग्जाम्पल है कि कमीशन घटाने से पूर्व का लाभ 10,000 है और इस पर 10% कमीशन देना है। तो बहुत सिंपल है, 10,000 कमीशन घटाने से पूर्व का लाभ है, इसमें कमीशन की दर से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 10,000 गुणे 10 बटे 100 यानी कि 1,000। बहुत आसान है। लेकिन अगर कहा जाए कि मैनेजर का कमीशन घटाने के पश्चात के लाभ पर 10% है, ठीक है, तो आप इसमें जो फार्मूला अपनाते हैं ये मैं क्लास में पहले भी बता चुका हूँ। ये होता है कमीशन घटाने से पूर्व का लाभ प्रॉफिट प्रायर टू डिडक्टिंग कमीशन, प्रॉफिट प्रायर डिडक्टिंग कमीशन, यानी कमीशन घटाने से पूर्व का प्रॉफिट, उसमें कमीशन की दर और नीचे फार्मूला रहता है 100 प्लस रेट, यानी 100 प्लस कमीशन की दर। तो अगर मान लिया 10,000 का कमीशन है तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 100 प्लस रेट भी रहेगा। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप इसी तरह से याद कर लीजिए फार्मूले के तौर पे। और अगर कहीं पर भी मैनेजर कमीशन कहा जाए कि पूर्व निकालना है, यानी मैनेजर का कमीशन घटाने से पूर्व के लाभ का 10% है तो 10,000 का 10% सीधे निकाल लेंगे। अगर कहा जाए कि प्रबंधक का कमीशन जो है वह उसका कमीशन घटाने के पश्चात आए लाभ का 10% है, तो आप 10,000 गुणे 10 बटे 100 प्लस 10 मीन्स रेट जो होती है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। एक और टॉपिक है अंतिम रहतिया का, इसको भी जान लीजिए एडजस्टमेंट के तौर पे। देखिए जो अंतिम रहतिया होता है वो है क्या, पहले ये जान लीजिए। साल के आखिर में यानी कि 31 मार्च को जो बिना बिका हुआ माल बच जाता है उसी को हम अंतिम माने आखिर में, रहतिया माने बचा हुआ, स्कंद भी कहते हैं इसको और स्टॉक भी कहते हैं। क्योंकि अंतिम है तो क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम यानी क्लोजिंग डेट पे 31 मार्च को जो स्टॉक बचता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ये वो माल है जो बिकने से बचा रह गया है। तो यदि अंतिम रहतिया स्कंद समायोजनाओं में नीचे दिया गया हो
एक तो तलपट होता है, उसमें कुछ सूचनाएं होती हैं और कुछ सूचनाएं तलपट के नीचे एडिशनल होती हैं। उसी को हम बोलते हैं कि अगर अंतिम रहतिया समायोजनाओं में हो, यानी कि अतिरिक्त सूचनाओं में हो, उसी को हम समायोजना बोलते हैं। तो इसका लेखा व्यापार खाते के धनी पक्ष में भी किया जाता है। अब हम इस समय ये जानने वाले हैं कि हम क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाते हैं। तो इसे हम दिखाते हैं व्यापार के धनी पक्ष में। धनी पक्ष यानी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में अगर किसी खाते को दिखाना है तो उसको डेबिट करना रहेगा और वह खाता क्रेडिट करना होगा जर्नल एंट्री में। तो एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट फॉर क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम याद रखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो एक तो ट्रांसफ़र की ये एंट्री हो जाएगी। दूसरा, आप अगर ये समायोजना में दिया गया है तो ये फाइनली एक तो यहाँ दिखाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा इसे हम कहाँ दिखाएंगे, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे असेट मान करके। लेकिन अगर ये समायोजनाओं में ना हो, ये तलपट में दिया गया हो, कौन, अंतिम रहतिया, तो हम इसे केवल और केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। ये मैं फिर से दिखा देता हूँ। अगर ये समायोजनाओं में दिया हो तो हम इसका लेखा कहाँ कहाँ करेंगे, व्यापार खाते के धनी पक्ष में और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। लेकिन अगर अंतिम रहतिया केवल तलपट में दिया गया हो तो हम इसका लेखा केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में करेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ और समायोजनाएं हैं, उन्हें भी ध्यान से देख लेते हैं। अगर किसी व्यापारी ने निजी प्रयोग के लिए कोई माल निकाला है तो हमें पता है, इसकी एंट्री मैंने पहले ही दिन से, पहले चैप्टर में आपको बताई थी, जनरल वाले चैप्टर में। जब कोई व्यापारी माल निकालता है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं और परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ये याद आ रहा होगा आप सभी को। तो ये तो जनरल एंट्री हो गई। नरेशन भी आप देख सकते हैं, बीइंग की जगह फार लिखिएगा, फार गुड्स टेकन आउट फॉर पर्सनल यूज़, राइट। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि जब व्यापारी पर्सनल यूज़ के लिए माल निकालेगा तो इसको आहरण बोलेंगे, हम जानते ही हैं। लेकिन इसको हम कैसे दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, अंतिम खातों में समायोजन करते समय इसे आप व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में क्रय में से घटा कर दिखाते हो, ठीक है। यानी कि जब आप व्यापार खाता बना रहे होगे तो उसमें जहाँ आप लिखोगे टू परचेजेस, वहीं पे लिखोगे लेस ड्राइंग्स, ठीक है। ये कैसे होगा अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे लिखेंगे। मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया ये बोल करके, ना समझ में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगले चैप्टर में आएगा समझ में। अभी आप केवल इतना याद रखिए कि परचेजेस में से घटाते हैं तो परचेजेस जहाँ दिखाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, वहीं से इसे घटा देंगे लेस ड्राइंग्स करके, ठीक है। तो व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में क्रय में से इस आहरण को घटा कर दिखाएंगे और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जहाँ पे पूंजी दिखाई जाएगी, पूंजी, उसमें से पूंजी में से भी इसे घटा कर दिखाया जाएगा। तो परचेजेस में से घटा के दिखाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जहाँ पूंजी दिखाई जाती है उसमें से भी घटा के इसे दिखाएंगे। एंट्री ये वाली होती है एडजस्टमेंट की। चलिए, अगर आपने माल जो है दान या नमूने के तौर पे किसी को बांट दिया है तो उसकी एंट्री भी आपको बताई जा चुकी है, चैरिटी अकाउंट डेबिट या गुड्स गिवन एज सैंपल या केवल सैंपल अकाउंट भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप अगर चाहें तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ही होता है जब आप सैंपल के तौर पे गुड्स दे रहे होते हैं, लेकिन आप चाहें तो सैंपल भी लिख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के अलावा मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंपल जब आप किसी को दे रहे हैं तो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो सैंपल अकाउंट भी लिखा जा सकता है, गुड्स गिवन एज सैंपल लिखा जा सकता है, एडवर्टीजमेंट लिखा जा सकता है, या मार्केटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट लिखा जा सकता है तब जब आपने गुड्स को नमूने के तौर पे लोगों को स्पेसिमेन के तौर पे दिया हो। लेकिन जो भी हो, चाहे चैरिटी में दें आप गुड्स और चाहे सैंपल में दें, गुड्स जा रहा है बाहर, तो गुड्स जब बिकने के अलावा किसी और कारण से जाता है बाहर तो परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होता है, ध्यान रखिएगा। सेल्स अकाउंट सिर्फ तब क्रेडिट होगा जब माल बिक रहा हो। माल बिकने के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में जब गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है या कम हो रहा है तो परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होता है। तो जितने का गुड्स आपने दिया है उतने का परचेज अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, चाहे चैरिटी के रूप में चाहे सैंपल्स के रूप में, ठीक है। ये आपके लिए एक तरह के खर्चे हैं, तो चैरिटी और सैंपल अकाउंट क्रेडिट कर दिए जाएंगे, क्रेडिट करके ख़त्म हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, माल को लौटाने
या रखने की शर्त पर बेचना। देखिए आज के दौर में व्यक्ति कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो आप जिसको भी माल बेचते हैं या अगर आप स्वयं भी खरीदते हैं तो आपकी कोशिश ये रहती है कि माल अगर ठीक ना लगे तो आप उसे वापस कर सकें, तो माल वापसी की कंडीशन आप लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका जो ग्राहक है वह भी यही कंडीशन लगाता है। तो जब आप किसी ऐसे ग्राहक को माल बेचते हैं जो ये कहता है कि माल अगर ठीक लगेगा तो रख लेंगे, अगर ठीक नहीं लगेगा तो हम इसे लौटा देंगे, ऐसी शर्त पर जब आप माल बेचते हैं या भेजते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है जब माल भेजते हैं तो एंट्री करते हैं डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन होगा फॉर गुड्स सेंट ऑन या सोल्ड ऑन अप्रूवल। ठीक है, अंतिम खाते की तिथि तक ग्राहक की स्वीकृति जब नहीं मिलती है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लगे कि आज मान लिया 31 मार्च आ गई है और 28 मार्च को आपने ये एंट्री की थी और 31 मार्च को अभी उस ग्राहक को माल पहुंचा नहीं या उसने स्वीकृति नहीं दी किसी कारण से, तो जो माल आपने भेजने की एंट्री की थी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसका रिवर्स एंट्री करते हैं। और रिवर्स एंट्री में तो आपको पता ही है सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो अंतिम खाते बनाते समय व्यापार खाते के धनी पक्ष में ऐसी बिक्री को कुल बिक्री में से घटा के दिखा देते हैं, क्योंकि ये जब एंट्री है तो उसको घटा ही तो रहा है। तो बेसिकली जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाई सेल्स, तो इसी में लेस लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और घटा देंगे जितने से भी माल आपने जितना भी माल अप्रूवल पर बेचा था। ठीक है, और ऐसे माल को एक और इसका एडजस्टमेंट होता है, जहाँ पे आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो बैलेंस शीट में असेट साइड में जहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे होंगे उसमें इसे ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। इसके बाद में अगर माल ऐसा है जो आपने बेचा है लेकिन अभी वो ट्रांजिट पे है, रास्ते में है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होती है गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लेनदारों में जोड़ देते हैं। ठीक है, और गुड्स इन ट्रांजिट को हम कहाँ दिखाते हैं? संपत्ति में दिखाते हैं। संपत्ति साइड में जहाँ स्टॉक दिखाया जाता है वहीं पे गुड्स इन ट्रांजिट करके दिखा दिया जाता है। ठीक है, कुछ और एडजस्टमेंट हैं, उन्हें भी सुनिएगा। कर काटने के बाद का वेतन, ये कर काटने के बाद का वेतन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। व्यापारी का वह कुल वेतन है, उसे वेतन पूरा नहीं दिया जाता। जब व्यापारी का जो व्यय होता है वो तो कुल वेतन होता है, यानी कि कर्मचारियों को वो जो वेतन देता है वो व्यापारी का टोटल व्यय है। लेकिन इस व्यय को वो केवल और केवल अपने कर्मचारी को नहीं देता, उसका एक हिस्सा वह टैक्स के रूप में काट लेता है। इसको TDS बोला जाता है। TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और वह जो उसे काट लेता है उसके बाद जो बचता है उसे वह अपने कर्मचारी को भुगतान कर देता है। ठीक है, तो कर वेतन में जोड़कर लाभान्य खाते के ऋणी पक्ष में लिख देना चाहिए और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में भी लिखना चाहिए, भले उसने अपने एम्प्लॉई को पे कम कर दिया है। जैसे मान लिया 1 लाख की सैलरी देनी थी, ठीक है, चलो 10,000 कर लेते हैं, 10,000 की सैलरी देनी थी और उस पर 10% TDS कटा, तो कितना बचा? 1,000 घटने के बाद 9,000। तो भले व्यापारी ने 9,000 अपने कर्मचारी को पे किया होगा, 1,000 उसने अभी पे नहीं किया है, लेकिन ये पे करना पड़ेगा ना सरकार को, तो व्यापारी का खर्चा तो कुल मिलाकर के 10,000 है ना। तो ऐसी स्थिति में कर काटने के बाद का जो वेतन है उसमें आप जो कर है TDS उसे प्लस कर लेते हो, यानी पूरे के पूरे 10,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे। बात क्लियर है ना? ठीक है, और कुल मिलाकर के ये जो आपका अगर पूरा का पूरा अगर आपने वेतन अभी नहीं दिया है मान लिया, तो आप पूरा का पूरा 10,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी के तौर पे दिखाओगे कहाँ? दायित्व पक्ष में। लेकिन अगर आप 9,000 पे कर चुके हो और 1,000 रुपये अगर अभी आपने पे नहीं किया है सरकार का, तो ये TDS जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के तौर पे दायित्व पक्ष में दिखेगा। मतलब जो भी नहीं खर्चा आपने अभी पे नहीं किया है वह आप दिखाएंगे। भले अगर आपने TDS अभी सरकार को पे नहीं किया तो आप इसे दिखाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है बात समझ गए होंगे। फिर से बता देता हूँ, जो TDS 10,000 की सैलरी में से, ये अगर मान लिया 10,000 की आपकी सैलरी है, ठीक है, और इसमें से अगर आप TDS काटते हो 1,000 रुपये और मान लिया सैलरी जो है आपकी वो आप पे कर चुके हो, ठीक है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे 10,000 दिखाओगे। चूँकि आप जब सैलरी पे करोगे तो एम्प्लॉई को तो ये केवल 9,000 ही जाएगा, है ना। एम्प्लॉई को कितना जाएगा? 9,000। लेकिन आप टोटल कर की रकम TDS की रकम मिला करके
आप जो है 10,000 दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। और अगर 1,000 रुपये TDS अभी पे नहीं किया है अपने गवर्नमेंट को, तो ये आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग है। इसे कहाँ दिखाएंगे? इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट के डेबिट साइड में, ठीक है, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं, ठीक। चलो, एक ही व्यक्ति देनदार और लेनदार अगर दोनों हो तो क्या करें? कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसी व्यक्ति को कुछ माल बेचते हो और उसी व्यक्ति से कुछ माल खरीदते हो, तो एक ही व्यक्ति लेनदार भी होता है और देनदार भी होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि कोई ग्राहक ऐसा है जिससे प्राप्त राशि जो है वो देनदारों में शामिल है और कुछ देय राशि लेनदारों में भी शामिल है। तो ऐसी स्थिति में प्राप्य और देय राशि दोनों में से जो छोटी राशि हो वह बड़ी राशि में से घटा दीजिए, ठीक है। तो उससे नेट लेनदारी या देनदारी निकल के चली आएगी। ये एक तरह की सिंपल सी एडजस्टमेंट है। कुछ कभी कभी आकस्मिक हानियाँ होती हैं अचानक से, जैसे आग से या चोरी से अगर कोई हानि हो जाती है और फर्म की कोई संपत्ति कम हो जाए, तो लाभान खाते के ऋणी पक्ष में इस हानि को लिख देंगे। अचानक से हुई कोई हानि, अगर आपने इसका कोई प्रावधान नहीं किया है तो लाभान खाते के ऋणी पक्ष में इसे लिख देंगे। और यदि बीमा कंपनी ने संपत्ति के संबंध में कोई क्लेम एक्सेप्ट किया है तो आप हानि में से जो क्लेम की राशि उसे घटा करके जो बचेगा उससे आप लाभानी खाते में दिखा देंगे। ये तो आपने ऊपर पढ़ा ही था ना, है ना। और जो क्लेम की राशि होगी वो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति डेटर हो जाता है उतने क्लेम की राशि से, वो इंश्योरेंस कंपनी, तो आपके लिए वो डेटर के तौर पे है, वो धनराशि उससे मिलनी है, तो उसे आप कहाँ दिखाएंगे? संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। और जो कम हुई संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति कम हो गई है, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति में से उसे घटा देते हैं। एक आखिरी उदाहरण है 15वां। एक व्यापारी की बहियाँ हैं कुछ, उसमें तलपट दिया गया है। तलपट में डेबिट में कुछ बाकियाँ हैं जो आपने देखी हैं, वही बाकियाँ हैं, कोई नई सी बाकी नहीं है। इधर धनी बाकियाँ हैं कुछ, ये भी आप तलपट बनाते समय सब पढ़ चुके हैं। नीचे कुछ सूचनाएँ हैं, इनको हम समायोजना बोलते हैं। पहली सूचना है 150 रुपये का वेतन है और 50 रुपये का कर है, ये देना बाकी है, यानी कि ये क्या है? ये अदत्य है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग की जो एंट्री करते हैं वही एंट्री इसके लिए करेंगे। 50 रुपये बीमे के पूर्वदत्त हैं। एक ग्राहक से 120 का माल वापस आया और इसे रहतिये में शामिल कर लिया गया, परंतु पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया गया, तो इसका लेखा करेंगे। इसका लेखा क्या होगा कि जो माल वापस आया है ये बेसिकली चूँकि ग्राहक से माल वापस आया है तो ये डेटर आपका जो है 120 से डेटर कम हो जाएंगे। दूसरा, जो माल आपका वापस आया है ये आपकी सेल्स को कम कर देगा, तो एक तो आप इसे सेल्स में से घटा के दिखाएंगे, सेल्स में से लेस करोगे, और दूसरा आप डेटर्स में से लेस करोगे, ठीक है। स्टॉक में ये माल जुड़ जाएगा, क्योंकि स्टॉक जो है हम यहाँ एडजस्टमेंट में नीचे दिखाते हैं, नीचे ही देते हैं, तो इसीलिए हम इसे स्टॉक में एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम सवाल देखें, अगर कहीं अंतिम रहतिया हमारे तलपट में दिया गया हो तो हम फिर उसे अंतिम रहतिये में भी जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर अंतिम रहतिया एडजस्टमेंट में दिया गया हो तो उसे नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल हमने इतना समझ लिया। इसके बाद है एडजस्टमेंट नंबर 4। अगले वर्ष के लिए 150 रुपये कमीशन पेशगी का प्राप्त हुआ है, तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इसे संबंधित इनकम में से घटा देते हैं। भवन पर ह्रास लगाना अगर है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं डिप्रिसिएशन के तौर पे, और संबंधित असेट में से इसे क्या करते हैं? लेस कर देते हैं, ठीक है। देनदारों पर 3% अशुद्ध ऋण के लिए संचय करना है। देनदारों की रकम आप ऊपर देख रहे हैं, जितनी भी रकम होगी उसका हम कितना निकाल लेंगे? देनदारों की रकम है यहाँ पे कितनी? 2100, तो हम इसका 3% निकाल लेंगे और वो प्रोविज़न बनाएंगे। तो देखिए एडजस्टमेंट एंट्रीज एक एक करके हमने जो सीखी हैं वही हम करेंगे। वेतन के और कर के ये आउटस्टैंडिंग है, तो जब भी कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है उसे डेबिट करते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। आप चाहें तो अलग अलग लिखें, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इंश्योरेंस अकाउंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस अकाउंट, अलग अलग लिख सकते हैं या सीधे सीधे एक खाता लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग व्यय खाता बेहतर होगा। आउटस्टैंडिंग व्यय खाता कोई नहीं होता, तो यहाँ आप आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखिए, फिर लिखिए आउटस्टैंडिंग टैक्स एंड इंश्योरेंस, समझ गए? टैक्स एंड इंश्योरेंस लिखेंगे, ये अदत्त व्यय खाता नहीं होगा कोई, अलग अलग अमाउंट जो है वो लिखी जाएगी।
फिर इसके बाद में पूर्वदत्त के लिए जब एंट्री होगी तो यहाँ पर प्रीपेड टैक्स एंड इंश्योरेंस अकाउंट आएगा, क्योंकि बीमा है, ये केवल बीमा है, ये टैक्स नहीं है, ध्यान रखना। तो बीमे के पूर्वदत्त हैं तो आप एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, केवल इंश्योरेंस अकाउंट 50 रुपये से, ठीक है, फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड। बिक्री वापसी अगर हुई है तो यही एंट्री करते हैं, बिक्री वापसी खाता डेबिट करते हैं और देनदारों का खाता क्रेडिट कर देते हैं, फॉर सेल्स रिटर्न एडजस्टेड। कमीशन खाता अगर आपने अभी कमाया नहीं है, पूरा एडवांस में रिसीव किया है, तो कमीशन 150 एडवांस में मिला है तो ये एक्स्ट्रा मिल गया था, इस कमीशन को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और एडवांस मिला हुआ इनकम जो है वो आपके लिए एक तरह का लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो आप इसे लिखेंगे अनएक्रूड इनकम अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड इनकम अकाउंट, यानी अनएक्रूड कमीशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 10% निकालेंगे, और अशुद्ध ऋण के प्रावधान जब आप बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, ये एंट्री करते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं सारी एडजस्टमेंट। और ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो संशोधित तलपट बनाएंगे वो ऐसे बनेगा कि जो खर्चे जहाँ जहाँ बढ़ते चले गए हैं, जैसे वेतन जो है ये 150 से बढ़ा है, कर व बीमा 50 से बढ़ा है। तो पहले वेतन कितना था, अगर आप देखें पहले इसमें वेतन है 1600 का, ठीक है, 1600 का वेतन है। क्वेश्चन में अगर आप देखें कितने का है, 1600 का, और अभी वेतन बढ़ा कितने से है, 150 से। तो अब आप देखेंगे कि नए हम तलपट में वेतन जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये एडजस्ट कर लेंगे। देखिए इसमें वेतन कहाँ दिया गया है, ये वेतन है और इसकी रकम आ गई है 1750 से। कैसे आई है, 1600 प्लस 150 है ना, 150 किसके, एडजस्टमेंट के, ठीक है, 1750। ऐसे ही जहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस है उसे घटा देंगे। जैसे अगर आप देखें बीमा, तो तलपट में जो हमारा बीमा था वह कहाँ है, कर और बीमा, ये 400 था कर और बीमा, ठीक है। तो कर और बीमा जो है ये 400 था। कर और बीमा की समस्या ये है कि इसमें 50 रुपये कर के देने बाकी थे और 50 रुपये बीमे के पूर्वदत्त थे। तो ये जो बाकी थे ये जुड़े होंगे 50 रुपये, और 50 रुपये ये घटे होंगे। तो ये कुल मिला करके 50 रुपये जुड़ के और 50 रुपये घट के कर और बीमे में रहेंगे, कुल मिला करके कितने, 400 ही, ठीक है। इसी तरह से जो एडजस्टमेंट की एंट्रीज़ आपने की हैं, जैसे आपने जो एडजस्टमेंट अगली एंट्री की है वो भी बता देता हूँ। विक्रय वापसी खाता और देनदार खाता आपने डेबिट किया 120 से। क्यों किया है, क्योंकि एक ग्राहक से 120 का माल वापस आया है। तो आप देख लीजिए ज़रा, ग्राहक जो हैं आपके वो कितने के हैं, देनदार कितने के हैं, 2100 के, ठीक है। तो 2100 के देनदार हैं, तो ध्यान से देखिए देनदारों पर क्या करेंगे। ये हैं आपके देनदार, यहाँ पे ये जो देनदार महोदय हैं, देनदार ये 1980 के आए हैं। पता है कैसे, देनदार में से आप कितना घटाएंगे, 2100 में से घटा देंगे 120, तो क्या बचेगा, 1980, ठीक है, क्लियर है ना। इसी तरह से जो हमारा अन्य कुछ असेट्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। हाँ, विक्रय वापसी हुई थी ना, तो सेल्स को ज़रा समझ लीजिए। सेल्स जो है कितना आ रहा है, 15,800। ये कैसे आया होगा 15,800, सेल्स देखिए कहाँ है भाई, सेल्स 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 सेल्स, यस यहाँ है सेल्स, कितनी है 15,800। अच्छा 15,800 है, तो हमने विक्रय वापसी खाता डेबिट किया है 120 से, और यहाँ हमने विक्रय पूरा 15,800 ही लिखा हुआ है। घटा के दिखानी चाहिए, लेकिन इन्होंने घटा के नहीं दिखाया है, इन्होंने सेल्स को यहाँ डेबिट साइड में दिखा दिया है। तो आप चाहें तो सेल्स को, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा के दिखा दें उधर, और चाहे चूँकि ये डेबिट हुआ है जनरल एंट्री में, तो इस खाते का डेबिट बैलेंस तो है ही, तो आप इसे डेबिट में दिखा दें। दोनों स्थितियों में आपका तलपट जो होगा वो टैली हो जाएगा। तो ये जो भी एडजस्टमेंट है, डिप्रिसिएशन अगर डेबिट हुआ है तो आप 472 से डिप्रिसिएशन यहाँ पे दिखा दीजिए, चाहें तो दिखा दीजिए, चाहे तो संबंधित असेट में से घटा के दिखा दीजिए, ठीक है, एक ही बात है।
ओके, तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप जब ये सवाल करेंगे तो इसकी एंट्री होती चली जाएगी। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। डिप्रिसिएशन को आप इधर दिखाई दीजिए, भवन खाता क्रेडिट हुआ है, ठीक है, भवन खाते को क्रेडिट कर देंगे, वो घट जाएगा 472 से, अगर देखेंगे तो घट गया होगा, ठीक है। और अशोध ऋण प्रावधान खाता का लिखा ही है यहाँ पे, लाभान खाता डेबिट हुआ है तो ये अशोध ऋण प्रावधान खाता भी 63 से इसमें दिखा दिया जाएगा, लाभान खाता देखिए लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फाइनली इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर पूरा होता है। जो भी सवाल आपको अभी तक लगवाए गए थे उसके आगे के जो भी सवाल हैं वो सारे सवाल अब आप लगाने की स्थिति में हैं। सारे सवाल जो बचे हुए थे उनको आप एक एक करके देखना शुरू करें। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपको अभी तक समझाया ना गया हो उस टॉपिक को। आप हर सवाल को देखें, जिस सवाल में आपका कोई कन्फ्यूजन है उसे निश्चित रूप से आप हमसे डिस्कस करेंगे। हर सवाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए लास्ट वाला सवाल बिल्कुल लास्ट वाले एग्जाम्पल की ही तरह है, ठीक है। तो अब आपका काम ये है कि आप इस चैप्टर को फिनिश करें, सवालों को लगाएं, जहाँ कोई दिक्कत हो वो डिस्कस करें, ठीक है। कल आप इन सवालों को लगाएंगे और परसों इसकी लाइव क्लास होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, then feel free to ask your question in the comment box. Thank you so much.